हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं 8th क्लास चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एडोलेसेंस से और उस टाइम पे जो जो चेंजेस देखने को मिलते हैं बॉडी में और जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न हाउ एनिमल रिप्रोड्यूस। मतलब पहले के चैप्टर में आपने पढ़ा था कि एनिमल कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप टू अ सर्टेन एज दैट ह्यूमन बींग्स एंड मेनी अदर एनिमल कैन रिप्रोड्यूस। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। नो, एक सर्टेन एज पे पहुंचने के बाद, आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन एज, दैट ह्यूमन बीइंग एंड मेनी अदर एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस। मतलब उस एज पे पहुंचने के बाद ही कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म या जो भी है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। वाई कैन ह्यूमन रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज। अब हमने ये तो बोल दिया कि एक एज पे पहुंचने के बाद ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बट वो पूछ रहा है कि क्यों, कि सिर्फ जो ह्यूमंस हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं एक एज पे पहुंचने के बाद ही। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी आफ्टर विच अ पर्सन बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे? चेंजेस जो कि एक ह्यूमन की बॉडी में होते हैं जब वो पर्सन एक रिप्रोडक्शन की एज में पहुंच जाता है, जब वो पर्सन कैपेबल होता है कि रिप्रोड्यूस कर सके। उस एज में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। इन चैप्टर 9 यू हैव लर्नड अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। आपने 9 चैप्टर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। हियर वी शैल डिस्कस द रोल दैट हॉर्मोन्स प्ले इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस दैट मेक अ चाइल्ड ग्रो इनटू एन एडल्ट। इसमें हम लोग क्या करेंगे? हम रोल डिस्कस करेंगे जो हार्मोन प्ले करते हैं, मतलब बॉडी के अंदर जो हार्मोन है वो क्या रोल प्ले करते हैं इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस। मतलब वो ऐसा क्या रोल प्ले करते हैं जिससे बॉडी में चेंजेस आते हैं और जिसकी वजह से जो चाइल्ड है वो एक एडल्ट में ग्रो हो पाता है अच्छे से, ठीक है। नाउ एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। बूजो वॉज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे। जो बूजो है वो अपना 12th बर्थडे बना रहा था। आफ्टर हिज फ्रेंड लेफ्ट, बूजो एंड पहेली बिगेन चैटिंग विद देयर पेरेंट्स। उसके बाद क्या हुआ? जब उनके दोस्त चले गए तो बूजो और पहेली ने अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करना शुरू कर दिया, चैटिंग करनी शुरू कर दी, बातें करनी शुरू कर दी। पहेली स्टडीज इन ऑल गर्ल्स स्कूल्स। पहेली कैसे स्कूल में पढ़ती है? जिसमें सारी लड़कियां हैं। शी स्टार्टेड लाफिंग। शी रिमार्क दैट मैनी ऑफ बूजो स्कूल फ्रेंड हुम शी मेट आफ्टर अ ईयर हैड सडनली शॉट अप इन हाइट। मतलब अब वो गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है, उसने क्या देखा कि बूजो के स्कूल के जो फ्रेंड हैं वो एकदम से एक साल बाद क्या हो गए हैं? बढ़ गए हैं, उनकी हाइट काफ़ी बढ़ गई है। सम ऑफ देम वर लुकिंग वेरी फनी विद अ हेयरी लाइन अबव देयर लिप्स। कुछ उनमें से बहुत ही फनी लग रहे थे। क्या लग रहे थे? कुछ उनमें से बहुत ज़्यादा फनी विद अ हेयरी लाइन। मतलब उनके लिप्स के ऊपर हेयरी लाइन, जिसे मूछें कहते हैं, हल्की हल्की मूछें आने लग गई थी। तो उसकी मम्मी ने उसे समझाया कि वो जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, वो अब बड़े हो रहे हैं। ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न। हमारी ग्रोथ तो तभी से हो जाती है जब हम पैदा होते हैं। बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11 देर इज अ सडन स्पर्ट इन ग्रोथ विच बिकम नोटिसेबल। बट उसने क्या बोला? बट जब हम 10 और 11 की जो मतलब जो एज है वो क्रॉस करते हैं, लाइक जब हम क्रॉस करते हैं 10 या 11 की एज, एकदम से ग्रोथ दिखनी शुरू होती है जो कि नोटिसेबल है। मतलब पहले भी ग्रो कर रहे होते हैं बट ऐसे कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं दिखते। ठीक है, हाइट बढ़ रही है, थोड़ी बॉडी बढ़ रही है, बट देयर आर सर्टेन चेंजेस जो कुछ पर्टिकुलर एज पे जाके ही होते हैं और वो बहुत नोटिसेबल होते हैं। द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। यानी कि जो भी चेंजेस हमारी बॉडी में हो रहे हैं वो ग्रोइंग अप यानी बढ़ने का पार्ट है, ठीक है। दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन एडल्ट। ये क्या इंडिकेट करता है? कि अब आप एक चाइल्ड नहीं हो, यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड, बट अब आप एडल्ट होते जा रहे हो, ठीक है। अब उसने बोला कि ये जो पीरियड है, लाइक जो ये टाइम है जो हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, ये कितने टाइम तक रहता है। इट इज स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन यू आर नाइदर अ चाइल्ड नॉर एन एडल्ट। तो जब हम एडोलेसेंस होते हैं, यानी कि जब हम एडोलेसेंट बनते हैं, धीरे धीरे हम चाइल्ड से एडल्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, तो बीच में एक टाइम आता है जिसमें ना ही हम चाइल्ड हैं, जिसमें ना ही हम एडल्ट हैं। आई वंडर वेदर दिस पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड हैड अ स्पेशल नेम। तो वो बोलता है कि मैं ये सोचता हूँ कि ये जो नेम मतलब अभी तो मैंने खुद ही बता दिया, बट वो कह रहा है कि जो ये चाइल्ड से एडल्ट में कन्वर्ट होने के बीच का टाइम है या जो पीरियड है, उसमें जो उसका कुछ नाम है क्या, उसका स्पेशल नेम है क्या। ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस। मतलब कि एक नेचुरल चीज़ है, ऐसा तो है नहीं कि कुछ करना पड़ रहा है, अपने आप ग्रो हो रहे हैं बस। यस, वी हैव टू टेक फुल डाइट,
द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस, वो टाइम जब हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी, जिसमें हमारी रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी भी बढ़ती है। इसका मतलब है पहले हम लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते बचपन में एकदम से, बट धीरे धीरे जब हमारी एक सूटेबल एज पहुंचती है, जब हम और चीज़ों के लायक होते हैं, तब हम क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। उस पीरियड को वी कॉल एडोलेसेंस। क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस। उसी पे ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। एडोलेसेंस बिगिन अराउंड द एज ऑफ 11, 11 साल की उम्र से शुरू होता है और अराउंड 18 से 19 ईयर ऑफ एज तक होता है। उसके बाद ऑब्वियसली मतलब हम बड़े हो ही जाते हैं। अब ये जो पीरियड है इसमें टीन एज, जो हम कहते हैं ना टीन एज, मतलब कि बहुत बच्चे भी नहीं और बड़े भी नहीं, टीन एज होती है। एडोलेसेंट्स आर कॉल्ड टीनेजर्स। क्या बोलते हैं एडोलेसेंस को, टीनेजर्स। इन गर्ल्स, सॉरी, एडोलेसेंस में बिगिन अ ईयर और टू अर्लियर देन इन बॉयज। लड़कियों में एडोलेसेंस पहले शुरू हो सकती है, मतलब लड़कों से थोड़ा सा 1 या 2 साल पहले। ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और कई बार ऐसा नहीं होता कि एक थोड़ा एडोलेसेंस जो उसके कैरेक्टर्स हैं वो पहले दिखने लग गए तो सबके ही उसी एज में दिखेंगे। इट वेरीज, मतलब हर पर्सन में ये अलग होता है। The human body undergoes several changes during adolescence. जब भी एडोलेसेंस की एज आती है तो बहुत सारे चेंजेस बॉडी में देखने को मिलते हैं। These changes mark the onset of puberty. ये चेंजेस क्या दिखाते हैं कि प्यूबर्टी की एज आ गई है, अब लाइक प्यूबर्टी आ चुकी है, अब फाइनली हमारा जो भी चेंजेस हैं वो सारे देखने को मिलेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच मार्क प्यूबर्टी इज दैट बॉयज एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। उसने क्या बोला, बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज जो प्यूबर्टी को मार्क करता है, विच मार्क्स प्यूबर्टी, इज दैट बॉयज एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। तो एक इंपॉर्टेंट ट्रेट जो प्यूबर्टी का है वो क्या है कि जो लड़का और लड़की हैं वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल हैं। प्यूबर्टी एंड व्हेन एन एडोलेसेंट रीचेस रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। प्यूबर्टी खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है जब एक एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी की एज में पहुंचता है। प्यूबर्टी एंड्स, मतलब प्यूबर्टी की एज है वो खत्म होती है जब एक एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी में पहुंचता है। नाउ ये आई एम होपिंग कि क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। कुछ नहीं है, बस समझाया गया है कि एडोलेसेंस क्या है, प्यूबर्टी क्या है और क्या मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर है पहेली एंड बुजो रियलाइज दैट सडन इंक्रीज इन हाइट एंड हेयरी लाइन अबव द लिप्स इन बॉयज वर साइन ऑफ एडोलेसेंस। तो जब उन्होंने बात करी उन्हें समझ में आ गया कि जो मूछें आ रही थी या फिर जो बालों, मतलब हेयरी लाइन, जो हेयर बन रहे थे प्लस जो हाइट में इंक्रीज हुआ है वो प्यूबर्टी का सिंबल है। दे वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट अदर चेंजेस एट प्यूबर्टी। वो जानना चाहते थे और चेंजेस के बारे में प्यूबर्टी में कि क्या क्या और चेंजेस होते हैं। नाउ changes at puberty, increase in height. The most conspicuous changes during puberty is the sudden increase in height. मतलब एक नॉर्मल जो बहुत ही एक ऐसा मेजर चेंज होता है वो होता है कि उस टाइम पे फटाफट से हाइट इंक्रीज होती है। At this time, the long bones, that is the bones of the arm and the legs, elongate and make a person tall. इस टाइम पे जो बोन्स होती हैं हाथों की, आर्म्स की और पैरों की, ठीक है, ये दोनों बोन्स क्या करती हैं, इलोंगेट होती हैं, खिंचती हैं, बड़ी होती हैं और जिसकी वजह से एक पर्सन टॉल हो जाता है। ठीक है, मतलब लंबा हो जाता है। जो अब एक एक्टिविटी दे रखी है कि इस पूरे जो चार्ट दे रखा है उसमें एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ दिखा रखी है बॉयज एंड गर्ल्स में विद एज। मतलब क्या देखो, जैसे कि यहाँ पे 8 ईयर्स में उनकी कितनी 72% फुल हाइट होती है, गर्ल्स की 77, 9 जब वो 9 साल ईयर के होते हैं तो कितनी होती है, फटाफट 18 तक आते आते मोस्टली सबकी हाइट बढ़ चुकी होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो बाद में और बढ़ते हैं या हाइट खींचते हैं, अदरवाइज सब लोग पहले ही हाइट खींच चुके होते हैं। The figures in column 2 and 3 give the percentage of the height a person has reached at the age given in column 1. For example, by the age 11, a boy has reached 81% of his probable full height. मतलब जितनी हाइट उसको लेनी है उसका 81% वो 11 साल की उम्र में कर चुका है कवर। उसी तरह से गर्ल 88% हाइट कवर कर चुकी है। These figures are only representative and there may be individual variation. ये सिर्फ representative है सॉरी, और इसमें वेरिएशन देखने को मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि हर किसी का एग्जैक्ट हो, कुछ लोग कई बार 18 के बाद भी थोड़ी हाइट खींचते हैं, ऐसी बात नहीं है।
Use the table for your friends and work out how tall they are likely to be. Find out who is likely to be the tallest and who might be the shortest in your class. तो आप सोच सकते हो कि कौन सबसे बड़ा होगा और कौन सबसे छोटा होगा, इस तरह से आप एस्टिमेट लगा सकते हो। नीचे दे भी रखा है। प्रेजेंट हाइट जो है आप वो लिख लो सेंटीमीटर में अपने दोस्तों की, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज, समझ लीजिए वो 11 साल के हैं या 12 साल के हैं या 13 साल के हैं, तो आप उनकी परसेंटेज लिख लो, ठीक है। into just a minute into 100. A boy is 9 year old and 120 centimeter. At the end of the growth period he is likely to be 120, जो उसकी प्रेजेंट हाइट है। 75 कैसे निकाला, 9 पे किसी बॉय की कितनी होनी चाहिए हाइट, टोटल 75% ऑफ टोटल हाइट, जितनी भी हाइट वो अचीव करेगा उसका 75% वो हो चुका है, तो वो यहाँ पे लिखो इनटू 100। तो 160 सेंटीमीटर टॉल, एक हम उसको एज्यूम कर रहे हैं कि मतलब ग्रोथ पीरियड में वो कितना लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है निकालने का। अच्छी एक्टिविटी है, फन एक्टिविटी है, पूरी क्लास की नहीं तो अपने कुछ क्लोज दोस्तों की आप कर सकते हो। इट्स वेरी गुड एक्टिविटी। यूज द डाटा गिवन इन एक्टिविटी 10.1 टू ड्रॉ अ ग्राफ। टेक एज ऑन द एक्स एक्सिस एंड परसेंट ग्रोथ इन हाइट। देखो यहाँ पे एज ले ली, ये जो है ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, यहाँ पे क्या ले लिया, एज ले ली। ये है परसेंटेज ऑफ फुल हाइट, ये वाई एक्सिस, यहाँ एज है परसेंटेज है। उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, आप एक हाइट जहां तक आप पहुंचोगे वो एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। मतलब आपने क्या करना है, देखो कुछ भी लिखा हुआ है कि 8 पे इतने परसेंट, 9 पे इतने परसेंट, 10 पे इतने परसेंट, तो इस तरह से पूरा आप एक ग्राफ बॉयज का और गर्ल्स का रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। डाटा पीछे दे ही रखा है। Initially, girls grow faster than boys, but by about 18 years of age, both reach their maximum height. Starting में क्या होता है, जो लड़कियां होती हैं वो फास्ट ग्रो करती हैं बॉयज के कंपैरिजन में, और 18 ईयर की एज तक क्या होता है, ये अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाती हैं। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल, मतलब किस स्पीड से बढ़ेंगे जो इंडिविजुअल है, उनकी हाइट किस तरह से बढ़ेगी वो वेरी करता है अलग अलग इंडिविजुअल में। Some may grow suddenly at puberty and then slow down, while others may grow gradually. मतलब कुछ ग्रो कर सकते हैं सडनली और प्यूबर्टी पे, और कुछ क्या कर सकते हैं, स्लो डाउन। कुछ सडनली प्यूबर्टी पे ग्रो कर सकते हैं एंड देन स्लो डाउन, मतलब कम हो जाएंगे, और कुछ हो सकता है धीरे धीरे वो ग्रो करते रहें। I am worried though I have become taller, my face look much smaller compared to my body. मतलब उसने क्या बोला, मुझे थोड़ा सा डर लगता है, like I am worried, मुझे टेंशन है, बिकॉज मेरा फेस जो है वो छोटा लगता है एज कम्पेयर टू माई बॉडी, ठीक है। देयर इज नो नीड फॉर पहेली टू वरी, फिर यहाँ पे लिखा भी है कि पहेली को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर पार्ट जो भी है बॉडी का वो सेम रेट से ग्रो नहीं करता। इट्स नॉट लाइक कि फेस भी जैसे जैसे हमारी बॉडी बढ़ रही है फेस भी वैसे ग्रो करेगा। समटाइम्स द आर्म्स एंड लेग और हैंड्स एंड फीट ऑफ एडोलेसेंट्स लुक ओवरसाइज एंड आउट ऑफ प्रोपोर्शन विद द बॉडी। मतलब उसने क्या बोला, कई बार आर्म्स और लेग जो होते हैं, हैंड और फीट जो होते हैं किसी भी एडोलेसेंट के, वो ओवरसाइज लगते हैं, या कई बार ऐसा लगता है कि वो प्रॉपरली सेट नहीं है, ओवरसाइज्ड है या आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। बट सून द अदर पार्ट्स कैच अप एंड रिजल्ट इन प्रोपोर्शनेट बॉडी। फिर धीरे धीरे हर चीज आपस में लाइक क्या होता है ना, एक पेस आ जाता है कि ऐसा नहीं है कि कोई चीज ज्यादा है कम है, फिर सारी चीजें बैलेंस हो जाती हैं कि अगर वो हाथ बड़े लग रहे हैं तो बॉडी भी उसी अकॉर्डिंग हो जाती है। You must have noticed that heights of an individual is more or less similar to that of some family member. कई बार आपने नोटिस किया होगा कि कई लोगों की हाइट जो होती है वो मोर और लेस, कम ज़्यादा से ज़्यादा या मतलब ऑलमोस्ट अपने फैमिली मेंबर के बराबर होती है, नॉट सबकी, कुछ की। दिस इज बिकॉज हाइट डिपेंड ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स ऑल्सो। कई बार कुछ लोगों की हाइट अच्छी होती है कि पेरेंट्स भी बहुत लंबे हैं तो बच्चे भी लंबे होते हैं, क्योंकि उनकी जो हाइट होती है वो डिपेंड करती है जीन्स पे, जो जीन्स उन्होंने अपनी फैमिली से लिए हैं उन जीन्स पे। इट इज़ हाउ एवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दीज ग्रोइंग ईयर्स। और यस, बहुत ज़रूरी है कि ढंग का खाना खाया जाए ग्रोइंग ईयर्स में, ताकि क्या हो, हाइट अच्छी निकले। This helps the bones, muscles and other part of the body get adequate nourishment for growth. इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी को जितनी भी नरिशमेंट चाहिए, एडिकेट नरिशमेंट मतलब अच्छी जो ग्रोथ चाहिए, नरिशमेंट चाहिए, वो मिल जाती है। You will find nutritional needs of adolescent discussed later in the lesson.
आपको आगे धीरे धीरे पता चलेगा जो न्यूट्रिशनल नीड्स होती हैं एडोलेसेंट्स की, जो भी उनको ज़रूरतें होती हैं खाने के मामले में, न्यूट्रिशन के मामले में, उसके बारे में आपको डिटेल पता चलेगी। तो इससे क्या सीखा हमने कि पहली चीज़ तो अगर हम बड़े हो रहे हैं, एडोलेसेंट एज में आ गए और हमारे ऐसा लग रहा है कि हमारे हाथ ज़्यादा बड़े हैं, पैर बड़े हैं, लेकिन बॉडी उतनी अच्छे से डेवलप नहीं हुई है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बिकॉज वो धीरे धीरे अपने आप ही पेस साथ में मतलब कैचअप कर लेगी। इट्स नॉट लाइक कि वो छोटा ही रह जाएगा, हाथ और पैर बड़ा है, ऐसा नहीं होगा, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज़, कई बार हाइट डिपेंड करती है जीन्स पे और कई बार हाइट डिपेंड करती है हमारे फूड पे। प्रोटीन रिच फूड नहीं लेंगे, अच्छा खाना नहीं लेंगे जिससे हाइट बढ़ेगी, तो हाइट नहीं बढ़ पाएगी। नाउ, अब बॉडी शेप में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं वो देखिए। अब उन्होंने क्या बोला, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जो बॉयज हैं आपकी क्लास के, उनके शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं, चौड़े से होते हैं, और उनके जो चेस्ट होती है, फ्रंट पार्ट, वो भी थोड़ा चौड़ा होता है, वाइड होता है, जो छोटी क्लास में बच्चे हैं उनके कंपैरिजन में। दिस इज बिकॉज, अब ये क्यों है, क्योंकि वो एक प्यूबर्टी की एज में एंटर कर चुके हैं। व्हेन शोल्डर्स जनरली ब्रॉडन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ, तब क्या होता है, शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं क्योंकि ग्रोथ हो रही होती है। इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर, लड़कियों में जो वेस्ट के नीचे का पार्ट है, हिप रीजन है, वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। इन बॉयज द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन द गर्ल्स, दस चेंजेस अकरिंग इन द एडोलेसेंस बॉयज एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। अब जो मसल्स होती है लड़कों में, वो ज़्यादा अच्छे से मतलब ग्रो करती है, लेकिन लड़कियों में इतने अच्छे से मसल्स ग्रो नहीं करती। अब होता क्या है, तो इसलिए जो लड़के होते हैं वो प्रॉपर चौड़े, कई बार उनके कहते हैं ना डोले टाइप से वो दिखने लगते हैं, नॉट कि वो एक्सरसाइज करते हैं, बट चेंजेस बहुत विजिबल हो जाते हैं। बट लड़कियों में ऐसा नहीं होता, लड़कियों का जो हिप रीजन होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, ब्रॉड हो जाता है, बढ़ जाता है। नाउ, voice change. Did you notice that sometimes the voice of some of the boys in your class cracks? कई बार आपने नोटिस किया है कि कुछ लड़कों की जो आवाज़ होती है वो क्रैक करती है, मतलब वो इतनी क्लियर नहीं होती, थोड़ी सी हस्की आवाज़ होती है, अच्छी सी क्लियर सी भारी आवाज़। एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स बिगिन टू ग्रो, प्यूबर्टी पे आके वॉइस बॉक्स भी ग्रो करना शुरू कर जाता है, लैरिंग्स जो होता है वो ग्रो करना शुरू हो जाता है। बॉयज डेवलप कर लेते हैं लार्जर वॉइस बॉक्सेस, क्या डेवलप कर लेते हैं बॉयज, लार्ज वॉइस बॉक्सेस, बड़े वॉइस बॉक्सेस। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज कैन बी सीन एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट। अब देखो, आप देखो कैसे बताया गया है, कॉल एडम्स एप्पल, ये जो पोर्शन है ना, ये वॉइस बॉक्स है और ये ऐसे ग्रो कर रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है, इसको क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। In girls, the larynx is hardly visible from the outside because of its small size. लड़कियों में ये larynx visible नहीं होता because उसका size जो होता है वो small होता है। Generally, girls have a high pitched voice. Generally क्या होता है, जो girls होती हैं उनकी जो वॉइस है वो क्या है, हाई पिच्ड, मतलब थोड़ी सी तेज होती है, ऊपर की नोट पे होती है, लेकिन जो वॉइस होते हैं उनकी आवाज़ भारी होती है, हमारी पिच ज़्यादा होती है, बोलते तेज हैं लेकिन भारी नहीं होती। लड़कियों की आवाज़ बहुत भारी होती है, डीप वॉइस होती है। In adolescent boys, sometimes the muscles of the growing voice box go out of control and the voice become hoarse. कई बार क्या होता है, adolescent boys में जो muscles होती हैं growing वॉइस बॉक्स की, जो वॉइस बॉक्स ग्रो कर रहा है उसकी मसल्स कुछ ज़्यादा ग्रो कर जाती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, और उसके बाद उनकी आवाज़ क्या होती है, बहुत भारी हो जाती है, हॉर्स, मतलब एकदम कहते हैं ना खराब सी, अच्छी क्लियर नहीं। लेकिन धीरे धीरे वो स्टेट रहती है, उसके बाद अपने आप ठीक हो जाती है और कुछ टाइम बाद अपने आप ही जो आवाज़ है वो नॉर्मल हो जाती है। ठीक है। नाउ, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सिबेशियस ग्लैंड। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वेट एंड सिबेशियस ग्लैंड। दो चीज़ें पढ़ी, एक तो हमने देखा कि बॉडी शेप में किस तरह से डिफरेंस देखने को मिला, फिर हमने पढ़ा अबाउट वॉइस चेंज, कि वॉइस कैसे चेंज होती है, राइट। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, कि जो स्वेट और सिबेशियस ग्लैंड है क्या होते हैं, अभी बताती हूँ, उसमें कैसे एक्टिविटी में चेंज आता है। प्यूबर्टी के टाइम पे जो सिक्रीशन होता है स्वेट ग्लैंड का और सिबेशियस ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड मतलब ऑयल ग्लैंड, और स्वेट ग्लैंड वो होते हैं जिससे स्वेट रिलीज होता है, उनके जो रिलीज होता है वो बढ़ जाता है। मैनी यंग पीपल गेट एक्ने एंड पिंपल्स ऑन द फेस एट दिस टाइम बिकॉज ऑफ द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ दीज ग्लैंड इन द स्किन। तो कई लोग हैं जिनके क्या होता है,
फेस पे पिंपल्स आने शुरू होते हैं क्योंकि उनके जो ये ग्लैंड्स हैं उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। लड़कों के देखना, लड़कियों के देखना, इस एज में आके पिंपल्स होने शुरू होते हैं बिकॉज जो सेबेशियस ग्लैंड है, जो स्वेट ग्लैंड है, इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। किस एज में पहुंच के? एडोलेसेंट एज में पहुंच के। तेल ज्यादा रिलीज होगा तो भैया पिंपल तो बनेंगे ही, है ना, इसलिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। नाउ लुक अप फिगर 9.1, जस्ट अ मिनट। अच्छा वो पहले है, अभी दिखाते हुए 9.3 ऑफ द प्रीवियस लेसन विच शो सेक्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमन। तो 9.1 एंड 9.3 आप लेसन लगाओ, वहां पे देखो जिसमें दिखाया गया है क्या, सेक्स ऑर्गन्स जो है ह्यूमन की। एट प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन लाइक द टेस्टिस एंड पीनिस, जो प्यूबर्टी में क्या होता है, टेस्टिस और पेनिस जो होते हैं वो कंप्लीटली कहते हैं उसे डेवलप कर चुके होते हैं। द टेस्टिस ऑल्सो बिगेन टू प्रोड्यूस स्पर्म, ये टेस्टिस भी स्पर्म प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। गर्ल्स के अंदर ओवरीज एनलार्ज हो जाती है और एग्स भी मेच्योर होना शुरू हो जाते हैं। तो क्या लिखा है, टेस्टिस में जो जैसे एडोलेसेंस एज में पहुंच के टेस्टिस स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। स्पर्म्स क्या होता है, मेल गैमेट होते हैं, ठीक है। और जो लड़कियों में ओवरीज होती हैं वो एनलार्ज साइज में बड़ी होती हैं, और जो एग होता है फीमेल गैमेट वो मेच्योर होना शुरू हो जाता है। ऑल्सो ओवरी स्टार्ट रिलीजिंग मेच्योर एग्स, और जो ओवरीज होती हैं वो क्या रिलीज करना स्टार्ट कर देती हैं, एग्स रिलीज करना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। नाउ रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मेच्योरिटी। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी मेच्योरिटी की, समझदारी की, चीजों को पहचानने की। एडोलेसेंस एक ऐसा भी पीरियड है जब किसी के सोचने की जो तरीका है, जो वो सोचता है, सोचती है जिस तरह से, वो चेंज देखने को मिलता है। Adolescents are more independent than before and are also self conscious. वो क्या होते हैं, पहले से कंपैरिजन में ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं और सेल्फ कॉन्शियस भी होते हैं। अब पहले लोग सोचते नहीं थे बचपन में कि नहीं कोई नहीं, मतलब उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता था कि आसपास वाले क्या सोच रहे हैं, बट एडोलेसेंट एज में आके बच्चे सोचना शुरू करते हैं और किसी और तरह सोचना शुरू करते हैं कि वो क्या बोलेगा, बोलेगी, इस तरह से, ठीक है। Intellectual development take place and they tend to spend considerable time thinking. In fact, it is often the time in one's life when the brain has the capacity for learning. मतलब होता क्या है, जो intellectual development होता है, सोचना, समझना, चीज़ों को analyze करना, वो चीज़ें होती हैं। उसके अलावा it is often the time in one's life, ये मतलब वो टाइम है जब ब्रेन की क्या होती है, कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है लर्निंग की, ठीक है, बहुत अच्छे से चीज़ें समझ पाते हैं, एब्जॉर्ब कर पाते हैं। Sometimes, however, an adolescent may feel insecure while trying to adjust to changes in the body and mind. Yes, ये भी होता है कई बार कि लोग, बच्चे जो होते हैं, adolescents जो होते हैं, वो insecure, कभी कभार ऐसा फील करते हैं कि चीज़ें ठीक नहीं है अपने बारे में, they are not वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज उनकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं और उनकी पूरी चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो वो एक ऐसी भी एज होती है जब वो समझने की कोशिश करते हैं आसपास वालों को, प्लस खुद को भी। तो थोड़ा सा उस टाइम पे और ध्यान रखना चाहिए जो भी एडोलेसेंट्स हैं उनका, तो काफ़ी फ़ायदा रहता है इससे। बिकॉज होता क्या है कि ये एज ऐसी, कोई कुछ बोलेगा तो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होने के भी चांसेस रहते हैं, ठीक है, समझदारी होती है, लेकिन एक उस टाइम पे आपको होता है ना कि आपका जो थिंकिंग है वो बिल्ड होनी शुरू हो जाती है, तो उस टाइम पे राइट कंपनी में रहना बहुत ज़रूरी है। बट एज एडोलेसेंस लर्नर यू शुड नो दैट देर इज नो रीजन टू फील इनसिक्योर, क्योंकि आप लोग खुद ही ये चीज़ें पढ़ रहे हो, आप लोग लर्न कर रहे हो, तो आपको भी पता होना चाहिए कि कोई भी टेंशन लेने वाली, कोई भी इनसिक्योर फील करने वाली चीज़ नहीं है। ये जो चेंजेस हो रहे हैं दीज आर वेरी नेचुरल, मतलब सब में होते हैं, तो इट्स नॉट समथिंग कि किसी एक में हो रहे हैं, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। नाउ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स। You have learned in chapter 9 that testes and ovaries are the reproductive organs. आपने chapter 9 में क्या पढ़ा है कि जो testes होते हैं, ovaries होते हैं, ये क्या है, reproductive organs हैं, ठीक है। ये दोनों testes मेल में, ovaries फीमेल में, ये गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। गैमेट क्या होता है, गैमेट जब फ्यूज करते हैं, मिलते हैं, तो बेबी बॉर्न होता है, ठीक है, जायगोट बनता है, वो आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी ये पढ़ते हैं कि ये गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। टेस्टिस स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, ओवरीज ओवम प्रोड्यूस करती हैं, जो फीमेल गैमेट होता है। स्पर्म एंड ओवा, तो टेस्टिस ने स्पर्म प्रोड्यूस किया, ओवरीज ने ओवा प्रोड्यूस किया। इन गर्ल्स
जो ब्रेस्ट का साइज है, ब्रेस्ट वो प्रॉपरली डेवलप होना शुरू कर देती है प्यूबर्टी में, ठीक है। एट प्यूबर्टी द ब्रेस्ट साइज स्टार्ट्स टू इंक्रीज। और जो बॉयज होते हैं उनके फेस पे भी हेयर आने लगते हैं, तो दे बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर, दैट इज मुस्टेशेस एंड बर्ड। तो उनकी दाढ़ी और ये जो ऊपर की होती है मूछें, ये आनी शुरू हो जाती है प्यूबर्टी की एज में। As these features help to distinguish the male from the female, they are called secondary sexual character. Because ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे ब्रेस्ट का साइज बढ़ना हो, चाहे ओवम प्रोड्यूस करना हो, स्पर्म प्रोड्यूस करना हो, या फिर दाढ़ी मूछ ये सब आना हो, तो ये एक फीमेल और मेल को डिस्टिंग्विश करने में हेल्पफुल रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। बॉयज ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट। बॉयज के भी जो चेस्ट है उस पे हेयर डेवलप हो जाते हैं। इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स हेयर ग्रो अंडर द आर्म्स एंड इन द रीजन अबव द थाइज और द प्यूबिक रीजन। और क्या होता है, लड़कों में और लड़कियों में दोनों में ही आर्म्स के नीचे हेयर आने शुरू होते हैं, और दूसरे प्यूबिक रीजन, जो प्यूबिक रीजन होता है जहाँ पे हमारे जेनिटल पार्ट्स होते हैं, वहाँ पे हेयर आने ग्रो करने शुरू हो जाते हैं। Now, both Bujo and Paheli wish to know what initiates changes at puberty. अब ये हमने पढ़ लिया चेंजेस होते हैं, बट क्यों होते हैं? ऐसा क्या होता है बॉडी में कि ये चेंजेस होते हैं? The changes which occur at adolescence are controlled by hormones. जो भी चेंजेस हो रहे हैं इसे कंट्रोल कौन कर रहा है? इसको हॉर्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं। Hormones are chemical substances. These are secretion from endocrine gland, मेल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। तो ये सिक्रीशन होती हैं। पहली बात तो हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं? केमिकल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। तो ये सिक्रीशन कहाँ से होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड से काफ़ी सिक्रीट होते हैं, या फिर एंडोक्राइन सिस्टम। ओवरऑल जो अलग अलग ग्लैंड होते हैं उनको ग्लैंड्स बोल दिए, और पूरे जिसमें से रिलीज होते हैं उसको सिस्टम बोल दिया। मेल हार्मोन या मेल हार्मोन को हम टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं, बिगिंस टू बी रिलीज्ड बाय द टेस्टिस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। तो स्टार्टिंग में जब प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी की एज आती है, तो टेस्टिस में से ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज होना शुरू हो जाता है, विच इज अ मेल हार्मोन। इसकी वजह से बॉयज में चेंजेस देखने को मिलते हैं, और फेशियल हेयर की ग्रोथ और ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। Once puberty is reached in girls, ovary begin to produce the female hormone or estrogen, which makes the breast develop. अब जब puberty की एज आती है तो ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है? फीमेल हार्मोन। फीमेल हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन फीमेल्स में रिलीज होना शुरू होता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है। मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स और मेमरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट। जो मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं या मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, क्या लिखा है? मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स या मेमरी ग्लैंड, वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू करते हैं इनसाइड द ब्रेस्ट, क्योंकि जब बड़े होती हैं फीमेल तो उनको ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती है, इसीलिए ये चीज़ों का होना ज़रूरी है, और इसको मेमरी ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो चीज़ें, जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, इसका कंट्रोल एक और हार्मोन के अंडर है, जो कि कहाँ से रिलीज होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड से, उसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ध्यान से सुनना, हमने पढ़ा टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा फीमेल में क्या रिलीज होता है? एस्ट्रोजन, जो कि ब्रेस्ट साइज इंक्रीज करने में हेल्प करता है। और टेस्टोस्टेरोन से क्या होता है? जो कि जो भी चेंजेस हैं वो देखने को मिलते हैं। लेकिन ये दोनों हार्मोन अगर रिलीज हो रहे हैं, तो ये रिलीज किसकी वजह से हो रहे हैं? दे आर गेटिंग रिलीज विद द हेल्प ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की हेल्प से ये रिलीज होना शुरू कर रहे हैं। जस्ट अ मिनट। नाउ, role of hormone in initiating reproductive function. Endocrine gland release hormones into the bloodstream to reach a particular body part called target site. ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना, ये हार्मोन रिलीज करते हैं ब्लड स्ट्रीम में, मतलब कि ब्लड के अंदर ये हार्मोन रिलीज करते हैं, ताकि ये हार्मोन एक पर्टिकुलर जगह पे पहुंचे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टारगेट साइट। ताकि ये सारे हार्मोन एक टारगेट साइट पे पहुंच जाए। द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन, और ये जो टारगेट साइट होती है ये हार्मोन को रिस्पॉन्स देती है। देयर आर मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डकलेस ग्लैंड इन द बॉडी। बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड या डकलेस ग्लैंड हैं बॉडी में।
द टेस्टिस एंड ओवरीज सिक्रीट सेक्स हॉर्मोन्स। आपको ये तो क्लियर हो गया होगा पूरा का पूरा कि बॉडी में और भी ग्लैंड और भी हॉर्मोन्स हैं, बट यहाँ पे उसने लिखा है कि जो ये टेस्टिस और ओवरी हैं ये सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं। कौन से हार्मोन? सेक्स हार्मोन। आपने इनके बारे में पढ़ा है कि ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। तो ये मेल और फीमेल को सेकेंडरी जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो शो करने में हेल्प करते हैं। फर्दर द सेक्स हॉर्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो सेक्स हार्मोन होते हैं ये कंट्रोल में होते हैं हॉर्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में होते हैं ये। अब हमने पढ़ लिया कि सेक्स ऑर्गन रिलीज हुए टेस्टिस और ओवरी से, बट इसको भी कौन रिलीज करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी सीक्रेट्स मेनी हार्मोन, वन ऑफ विच मेक ओवा मेच्योर इन द ओवरीज एंड स्पर्म फॉर्म इन द टेस्टिस। ये जो पिट्यूटरी होती है ना ये बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करती है। द पिट्यूटरी सीक्रेट्स मेनी हार्मोन्स, वन ऑफ विच, जिसमें से एक है वो क्या बनाता है? विच मेक ओवा मेच्योर, जो कि ओवा जो होता है ना ये एग है, इसको मेच्योर करता है ओवरीज में और स्पर्म को टेस्टिस में। तो पिट्यूटरी ने ऐसे हार्मोन सीक्रेट किए जो कि मेच्योर कर रहे हैं, जो ओवम के और एग के रिलीज में हेल्प कर रहे हैं। हॉर्मोन्स फ्रॉम, अब देखो यहाँ पे ना बहुत अच्छा फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया हुआ है। जो पिट्यूटरी होता है उसमें से हॉर्मोन्स निकलते हैं, वो टेस्टिस एंड ओवरी को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करें मेल में और एस्ट्रोजन रिलीज करें फीमेल में। रिलीज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच पार्ट ऑफ द बॉडी टारगेट साइट। फिर ये बॉडी में रिलीज होते हैं ये जो हॉर्मोन्स हैं, टारगेट साइट पे पहुंचते हैं क्योंकि वहीं पहुंच के तो एक्शन होगा। स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। उसके बाद ये चेंजेस स्टार्ट करता है बॉडी में प्यूबर्टी के में ऑनसेट पे। जब प्यूबर्टी आती है तो बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। कुछ नहीं था, 3 स्टेप में खत्म भी हो गया। Pahili and Bujo have now understood that puberty marks the beginning of the reproductive period when one become capable of reproduction. मतलब puberty वो टाइम होता है जब कोई इंसान reproduce कर सकता है। But they want to know if reproductive life once began continues or it ends sometime. But now they want to know कि जो ये reproductive life होती है ये एक बार जब start हो जाती है तो ये continue रहेगी या फिर ये end होगी। So now this part is reproductive phase of life in human। मतलब कि अभी हम समझेंगे कि जो ह्यूमन की लाइफ में रिप्रोडक्टिव फेज होता है उसके बारे में। नाउ ये हम कई बार पढ़ चुके हैं कि जो एडोलेसेंट्स होते हैं दे बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन विद देयर टेस्टिस। मतलब कि वो क्या करते हैं? वो कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन के व्हेन देयर टेस्टिस एंड ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस गैमेट। मतलब जब उनके टेस्टिस या ओवरीज गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। देन दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस। क्योंकि अगर गैमेट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, जो जिसे कहते हैं ना शंक्राणु, अगर वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। द कैपेसिटी फॉर मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट लास्ट फॉर अ मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स देन इन फीमेल्स। क्या बोला? कि जो कैपेसिटी है मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट की वो मेल्स में बहुत लंबे टाइम के लिए रहती है एज कंपेयर टू फीमेल्स। यानी फीमेल्स की एक एज होती है जिसे कहते हैं, मतलब अभी उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे ज़्यादा, बट एक पर्टिकुलर एज पे आके मेनोपॉज के बाद दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस ओवम। ठीक है, तो वो गैमेट प्रोड्यूस नहीं करते। बट मेल कैन प्रोड्यूस स्पर्म फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वो बहुत लंबे टाइम तक के लिए स्पर्म प्रोड्यूस कर सकते। इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिन एट प्यूबर्टी एंड जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 ईयर्स। फीमेल में क्या होता है? ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है, ठीक है, ये 10 to 12 ईयर्स की एज में स्टार्ट हो जाता है कि जब मतलब वो फर्टिलाइजेशन हो सकता है, और उसके बाद वो अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 ईयर्स तक रहता है। तो मतलब उस 10 to 12 से स्टार्ट होके 45 to 50 ईयर्स तक वो रह लेती हैं, प्लस दे कैन रिप्रोड्यूस। द ओवा बिगिन टू मिच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। जो ओवा होता है वो मिच्योर होने लगता है। इट बिगिन टू मिच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। जैसे जैसे प्यूबर्टी आने लगती है ओवा मिच्योर हो जाता है। वन ओवम मिच्योर एंड इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज वंस इन अबाउट 28 to 30 days। यानी कि एक ओवम मिच्योर होता है एंड इज रिलीज्ड, वो रिलीज होता है किससे? वन ऑफ द ओवरीज से। मतलब ओवरीज से वो ओवा रिलीज होता है 28 to 30 days में एक बार। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम थिक
सो एज टू रिसीव द एग इन केस इट इज फर्टिलाइज एंड बिगिन टू डेवलप। देखो इस पीरियड में द वॉल ऑफ द यूट्रस, जो यूट्रस की वॉल होती है वो काफी थिक हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, टू रिसीव द एग, मतलब कि वो अब यूट्रस की वॉल कैपेबल हो जाती है कि वो एग को रिसीव कर ले। देखो कोई भी अगर एज है जिसमें प्रेग्नेंट कोई वुमेन होती है तो उसका यूट्रस जो होता है, जहाँ पे बेबी इम्प्लांट होता है, जहाँ पे बेबी मतलब जाके लगता है और जहाँ पे बेबी बड़ा होता है, तो उस जगह को भी बहुत तैयार होना चाहिए। तो यही बोला है कि जो यहाँ पे क्या होता है, यूट्रस की वॉल थिक हो जाती है ताकि वो एग को रिसीव कर सके। इस उस केस में जब वो एग फर्टिलाइज है, यानी हर महीने एक एग रिलीज होता है। ठीक है, वैसे तो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे इस बारे में, हर महीने एक एग रिलीज होता है। अगर ये फर्टिलाइज्ड हो गया मतलब कि स्पर्म और एग मेट हो गए, ठीक है, और बच्चा मतलब बेबी तब फॉर्म हो सकता है, जिसको हम बेसिकली जायगॉट बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। अगर बड़ा हो जाता है तो बेबी बोलते हैं। बट अगर ये स्पर्म और एग मिले नहीं, सिर्फ एग रिलीज हुआ और वो यूज नहीं हुआ, तो फिर उस टाइम पे क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, पीरियड शुरू हो जाते हैं। तो वो जो वॉल प्रिपेयर हुई है ना, वो अपने आप टूट जाती है और वो बाहर निकल जाती है फीमेल की बॉडी से। अभी पढ़ते हैं। अब जब इसमें बोला है कि जब वो एग जाके यूट्रस पे जाके इम्प्लांट हो जाता है, लग जाता है, तो उसको हम प्रेगनेंसी बोल देते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, द रिलीज्ड एग एंड द थिकन लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलोंग विद इट्स ब्लड वेसल्स आर शेड ऑफ। मतलब उसने क्या बोला, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो रिलीज्ड एग है, मतलब जो एग है और जो यूट्रस की लाइनिंग जो हर महीने अपने आप को प्रिपेयर करती है, वो ब्लड वेसल्स के साथ शेड ऑफ मतलब गिर जाती है। इसी चक्कर में क्या होता है, जो फीमेल में पीरियड्स होते हैं, जो आप देखते हो कि जिसके एड्स भी आते हैं बेसिकली, तो वो पीरियड्स जो होते हैं वो इसका रिजल्ट होते हैं। बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन वुमेन विच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। तो इसने क्या बोला, इसकी वजह से फीमेल्स में ब्लीडिंग होती है और इसको हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन अकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। मेंस्ट्रुएशन कब होता है, 28 से 30 डेज में होता है। जो पहला फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुएशन होता है उसको मेनार्क बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो जो पहली बार होता है उसे मेनार्क बोलते हैं। और 45 to 50 ईयर की एज में ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये रुक जाता है, इट स्टॉप्स। ठीक है, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल इज टर्म्स मेनोपॉज। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं इसको थोड़ा और वो कर देती हूँ। मेनोपॉज बोलते हैं जब ये रुक जाता है। इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल मे बी इरेगुलर, इट टेक सम टाइम टू बिकम रेगुलर। शुरू में हो सकता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलर ना हो, बट कुछ टाइम लगता है, उसके बाद दे बिकम रेगुलर। ठीक है, नाउ पहेली says that the reproductive life of a woman lasts from menarche to menopause. Is she right? उसने क्या बोला पहेली ने, कि जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है वुमेन की, यानी कि जब वो रिप्रोड्यूस कर सकती है, इट लाइज फ्रॉम मिनार्क टू मेनोपॉज। तो क्या ये सही है? यस, इट इज करेक्ट। क्योंकि उस जब उसी एज में क्या होगा, रिप्रोडक्टिव लाइफ में वो बेबी प्रोड्यूस कर पाएंगी। ठीक है, जस्ट अ मिनट, क्योंकि जब जस्ट अ मिनट देयर इज सम प्रॉब्लम। यस, सो क्योंकि ये वो एक टाइम है जब हर महीने एक एग रिलीज होगा, और वो एग रिलीज होगा तो ही तो फीमेल रेडी रह पाएगी, एक्सेप्ट कर पाएगी स्पर्म और उसका फ्यूजन और उसके बाद इम्प्लांटेशन, मतलब यूट्रस में बेबी का आना। तो अगर पीरियड्स नहीं हो रहे, वैसे तो और भी रीजंस होते हैं जिससे पीरियड्स नहीं होते, बट अगर नॉर्मली जिस फेज में पीरियड्स हो रहे होते हैं उस फेज में हम क्या बोलते हैं, उसको रिप्रोडक्टिव साइकिल बोलते हैं। नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ना, वो भी हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं। सारा रोल मोस्टली इनका है बहुत सारे फंक्शंस के लिए। द साइकिल इंक्लूड द मैच्योरेशन ऑफ द एग। इसमें क्या होता है, एग मेच्योर होता है, उसका रिलीज, यूट्राइन वॉल की थिकनिंग एंड इट्स ब्रेक डाउन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर। मतलब कि एग का मेच्योर होना, उसका रिलीज होना, यूट्राइन वॉल का थिक होना और ब्रेक डाउन अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो। इन केस द एग इज फर्टिलाइज्ड इट बिगिन टू डिवाइड एंड देन गेट एम्बेडेड इन द यूट्रस। देखो एक चीज तो वो ही जो हम केस लेके चल रहे हैं पीरियड्स का, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं पीरियड्स का, इसमें तब होगा, ये कब होते हैं, जब एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अगर नहीं हुआ है तो क्या होगा, पीरियड्स होंगे। बट अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है, यानी कि एग और स्पर्म मिले और उसके बाद वो इम्प्लांट हो गया यूट्रस में, तो दैट मीन्स दैट विल लीड टू प्रेगनेंसी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड? Now, I heard my mother and my aunt talking about my cousin who is going to have a baby.
They were discussing whether she would give birth to a boy or a girl. I wonder that what make the fertilized egg develop either into a boy or girl. तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है. रीजन बीइंग कि हमारे देश में बहुत सारे बच्चों को मारा जाता है, बहुत सारी वुमेन्स तक को मारा जाता है इस केस में, बिकॉज दे प्रोड्यूस वुमेन वुमेन. मतलब समझ रहे हो, वो बेबी जो प्रोड्यूस करती हैं वो लड़कियां प्रोड्यूस करती हैं, तो उनके हिसाब से वो चीज़ कई बार गलत हो जाती है, तो वो बहुत गलत करते हैं. बट आज समझेंगे कि एक्चुअली क्या चीज़ होती है जो गर्ल की कि मतलब सेक्स डिटरमाइन करती है कि वो लड़का होगा लड़की होगी. गर्ल की नहीं, ओवरऑल एग की सेक्स डिटरमाइन करती है कि लड़का होगा या लड़की होगा. देखो, हाँ, inside the fertilized egg or zygote is the instruction for determining the sex of the baby. मतलब fertilized egg जो है और जो zygote होता है उसके थ्रू obviously मतलब वो है उसका sex determination हो जाता है, तो उससे पता लगा सकते हैं कि जो fertilized egg है, जो zygote है, वो फीमेल है या मेल है. This instruction is present in the thread-like structure called chromosome इन द फर्टिलाइज्ड एग. हमने पढ़ा कि वो एक इंस्ट्रक्शंस दे रखे होते हैं. अब ये जो इंस्ट्रक्शंस है ना, ये किस फॉर्म में है? दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ chromosomes. जैसे प्रेजेंट है chromosomes. Recall from chapter 8 that chromosomes are present inside the nucleus of every cell. हमने क्या पढ़ा कि chapter 8 से हमने ये पढ़ा कि जो chromosomes हैं they are present inside the nucleus of every cell. जैसे सेल है, उसके जो न्यूक्लियस होता है उसमें ये क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. ऑल ह्यूमन बीइंग हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल. मतलब कि हर ह्यूमन बीइंग के अंदर 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के. देयर आर सम स्पेशल केसेस, उसके बारे में बाद में बात करेंगे. और उनके न्यूक्लियाई में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. नाउ द टू क्रोमोसोम आउट ऑफ दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम. इसमें से दो क्रोमोसोम हैं, वो कौन से हैं? सेक्स क्रोमोसोम है, नेम्ड एक्स एंड वाई. दो क्रोमोसोम है, एक है सेक्स, मतलब जिसमें देखो दो 23 हैं, 23 में से इसने क्या बोला? टू क्रोमोसोम्स आर दोज दैट आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम, और ये होते हैं एक्स और वाई. द गैमेट हैव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम. जो गैमेट्स होते हैं, एग एंड स्पर्म, इनमें केवल एक सेट होता है क्रोमोसोम का. जैसे एग है तो इसमें सिर्फ एक सेट होगा क्रोमोसोम का, स्पर्म है उसमें सिर्फ एक एग होगा क्रोमोसोम का. द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैव वन एक्स क्रोमोसोम. तो ये एक एग है, अनफर्टिलाइज्ड है, सिंपल एग है, फीमेल ने रिलीज किया है, ये हमेशा इसके अंदर हमेशा फिक्स है एक एक्स क्रोमोसोम होगा. क्या होगा? एक एक्स क्रोमोसोम. बट स्पर्म्स आर ऑफ टू काइंड. अब स्पर्म दो तरह के हो सकते हैं. कुछ स्पर्म्स होंगे जिसमें एक्स होगा, कुछ स्पर्म्स होंगे जिसमें वाई होगा. तो ये जो है, ये क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल को. क्यों बताती हूं. और ये रिप्रेजेंट करता है मेल को. जब दो क्रोमोसोम साथ में होते हैं एक्स एक्स, तो दे रिप्रेजेंट फीमेल. फिर होते हैं एक्स वाई, दे रिप्रेजेंट मेल. अब एक बात समझने की है, हम बोल रहे हैं कि फीमेल हमेशा क्या देगी? एक एक्स देगी. अब फीमेल हमेशा एक्स एक्स होती है, ठीक है, ये चीज याद रखनी है. जो पेयर होता है उसके अंदर, फीमेल के अंदर हमेशा, मतलब मदर के अंदर हमेशा एक्स एक्स होगा. और जो ये है मेल, उसके अंदर एक एक्स होगा और एक वाई होगा. तो स्पर्म्स पर डिपेंड करता है कि या तो एक्स मिलेगा या वाई मिलेगा. तो अगर मेल ने, मेल का स्पर्म एक्स वाला आया तो क्या बना? क्या बना? क्या बन गया? जल्दी बताओ, क्या बन गया? फीमेल. और ये तो हमेशा सेम ही रहेगा, अभी हमने पढ़ा. तो अगर ये वाई लग गया तो क्या बन गया? मेल. समझ आया? One kind has an X chromosome and the other kind has Y chromosome. When a sperm containing X chromosome fertilizes the egg, the zygote would have two chromosome and develop into a female child. मतलब कि जब एक sperm containing X chromosome, अगर एक X chromosome आया, जो एक sperm आया जिसमें X chromosome है और उसने egg को fertilize कर दिया, तो अभी अभी मैंने बताया कि egg हमेशा X होगा. तो ये जो एक स्पर्म है, ये एग था, मतलब ये स्पर्म जो था इसके अंदर एक्स क्रोमोसोम था, तो ये क्या बनाएगा? ऑटोमेटिकली ये फीमेल चाइल्ड बनाएगा. इफ द स्पर्म कंट्रीब्यूट्स अ वाई क्रोमोसोम टू द एग. अब ऑलरेडी फीमेल जो है एग है उसमें एक्स है, अब मेल ने अगर वाई दे दिया तो क्या होगा? दैट विल डेवलप इनटू अ मेल चाइल्ड. समझ आया? बहुत इजी चीज है, समझ लो. अभी भी देखो क्या चीज लिखी है
यहाँ पे ये जो है स्पर्म, इस पे सब कुछ डिपेंड करता है। एग हमेशा एक्स होगा, मतलब एग के अंदर हमेशा फिक्स है एक्स होगा, तो ये वुमेन की तो गलती ही नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि देश में बच्चा जो पैदा हो रहा है, वो कहते हैं ना कई बार कि लड़की ने लड़की पैदा कर दी, तो वो उनके तो हाथ में है ही नहीं, क्योंकि वो तो हमेशा एक्स क्रोमोसोम देंगी। लेकिन जो हाथ में होता है वो किसके होता है, वो मेल के होता है, बिकॉज अगर वो एक्स दे रहे हैं और एक्स के साथ फर्टिलाइज हो रहा है तो गर्ल बन रही है, वाई दे रहे हैं और फर्टिलाइज हो रहा है तो क्या बन रही है, क्या बन रही है, बॉय बन रहा है। Now you know that the sex chromosome of the father determine the sex of the unborn baby. तो मैं, हाँ देखो यहाँ पे लिखा है, जो एक कॉमन बिलीफ है कि मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर बेबी इज कम्प्लीटली रॉन्ग, एंड इट टू ब्लेम हर फॉर दिस इज टोटली अनजस्टिफाइड। तो इसलिए जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, गांव के होते हैं, या जहाँ पे नॉलेज नहीं है, जो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना कि जिस जिस जगह पे ये सारी चीज़ों की फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे लोगों को एक्चुअली ये आइडिया नहीं होता कि जो ये बॉर्न होता है, जो भी मतलब फीमेल बनती है या मेल बच्चा पैदा होता है, वो फीमेल के हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज नो मैटर वॉट वो उसके हाथ में है ही नहीं, वो तो हमेशा एक्स क्रोमोसोम देगी। लेकिन मेल के हाथ में होता है कि जो उसका स्पर्म है वो एक्स गया है या वाई गया है। समझ आया? नाउ हॉर्मोन्स अदर देन सेक्स क्रोमोसोम, लुक एट फिगर 10.3। जस्ट अ मिनट, ये रहा 10.3 फिगर हमने देख ली भाई। अब आगे बढ़ते हैं। द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो स्टिमुलेट करता है टेस्टिस एंड ओवरी टू प्रोड्यूस देयर हार्मोन। पिट्यूटरी ने स्टिमुलेट किया, देखो यहाँ लिखा है पिट्यूटरी ने क्या किया, ये करा कि भाई हार्मोन प्रोड्यूस हो, ओवरी प्रोड्यूस करें, और क्या कहते हैं टेस्टिस प्रोड्यूस करें कुछ पर्टिकुलर हार्मोन। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द पिट्यूटरी ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। आपने क्या सीखा है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। इट इज अटैच टू द ब्रेन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड है पहली बात तो, और ये ब्रेन के साथ अटैच्ड है। अभी तक हमने कई बार सुन लिया था पिट्यूटरी पिट्यूटरी, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड इट इज अटैच टू ब्रेन। Apart from the pituitary, the testes and the ovaries, there are other endocrine glands in the body such as thyroid, pancreas and adrenal। और सारे बहुत सारे होते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। टेस्टिस होता है, ठीक है, ये स्पर्म प्रोड्यूस करता है। पोजीशन ऑफ ओवरी इन द फीमेल, ये पोजीशन है ओवरी की यहाँ पे। पेनक्रियाज है, एड्रिनल ग्लैंड है, किडनी के जस्ट ऊपर होता है ये। थायराइड ग्लैंड होता है, थायरोक्सिन रिलीज करता है। ये मतलब बहुत सारे ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो इन ग्लैंड से रिलीज होते हैं। Bujo and Paheli had once visited their aunt, who was a doctor, and remember that a boy named Kaka had a very big and bulging throat. तो बूजो और पहेली गए अपनी आंट के पास जो डॉक्टर हैं, और वहां पे उनको एक लड़का दिखा जो जिसका नाम काका था, और उसका जो थ्रोट था वो काफी बड़ा और बल्जिंग था, बाहर निकल के आ रहा था। Their aunt had told them that the kaka was suffering from goiter, a disease of thyroid gland। तो वो गोइटर से सफर कर रहा था, और एक डिजीज होती है थायराइड ग्लैंड की। काका थायराइड ग्लैंड वाज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन थायरोक्सिन। काका का जो थायराइड ग्लैंड है, जो ये रहा, ये वाला जो थायराइड ग्लैंड है, वो थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। इट वाज नॉट प्रोड्यूसिंग थायरोक्सिन। Their aunt also told them that their uncle was suffering from diabetes because his pancreas was not producing the hormone insulin। pancreas वैसे इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिससे शुगर कंट्रोल में रहती है। लेकिन किसी का अगर किसी भी वजह से, मेडिकल रीजन की वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता, तो उसको शुगर हो जाती है, चाहे उसका लाइफस्टाइल ठीक हो। बूजो एंड तो उनके जो अंकल थे उनको ये प्रॉब्लम थी, क्योंकि उनका पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। बूजो एंड पली देन आस्क्ड देयर आंट अबाउट द एड्रिनल ग्लैंड। तो उन्होंने बोला कि एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है, दोनों बहुत क्यूरियस थे, तो उन्होंने पूछा कि वो क्या करता है। द आंट टोल्ड देम दैट एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन्स विच मेंटेन द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड। मतलब कि जो एड्रिनल ग्लैंड है वो ऐसे हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि बॉडी में सॉल्ट बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं। एड्रिनल ऑल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन एड्रिनलिन। क्या लिखा है, एड्रिनल क्या प्रोड्यूस करता है, एड्रिनलिन हार्मोन। इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वन इज वेरी एंग्री, एम्बेरस्ड और वरिड। तो वो क्या करता है, बॉडी को हेल्प करता है स्ट्रेस की कंडीशन में एडजस्ट करने में। मतलब कि फॉर एग्जांपल हमें बहुत तेज गुस्सा आता है, हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, या हम डर गए होते हैं, तो ये सारी चीजें हमारा कौन मेंटेन करके चलता है, एड्रिनलिन। एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन रिलीज करता है। द नेम ऑफ द हार्मोन इज एड्रिनलिन, ठीक है। Thyroid and adrenaline secrete their hormones when they receive order from the pituitary through its hormone। ये अपने आप तो रिलीज नहीं करेंगे, they release all these things
जब इनको ऑर्डर मिलते हैं पिट्यूटरी से, और ये पिट्यूटरी कहाँ लोकेटेड होता है? ब्रेन में। Pituitary also secrete growth hormones which is necessary for the normal growth of a person. Pituitary growth hormone भी secrete करता है जो कि normal growth के लिए बहुत ज़रूरी है. फिर से सुनो, pituitary क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है जो कि ज़रूरी है फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन. ठीक है, यानी कि अगर किसी की ग्रोथ हो रही है, हाइट बढ़ रही है, जो भी है, तो ये सब किस वजह से होगा? पिट्यूटरी की वजह से होगा. नाउ, रोल ऑफ हार्मोन इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉक्स. अब हार्मोन जो इनकी लाइफ हिस्ट्री होती है इंसेक्ट्स की और फ्रॉक की, उसमें कैसे रोल प्ले करते हैं? यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ एंड द फ्रॉग. मतलब आपने जो सिल्क मॉथ है और फ्रॉग है उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ रखा है. The caterpillar has to pass through various stages to become an adult moth. ये जो caterpillar होता है ना, उसको बहुत सारी stages से गुजरना पड़ता है एक adult moth बनने के लिए. Recall from class 7th the stages of the life history of the silk moth. आपको 7th में पढ़ाया भी गया था कि कैसे कैसे stages convert होती है. Similarly, tadpole भी बहुत सारी stages से cross करता है ताकि वो frog बन जाए. ठीक है, इस स्टेज को जब ये चेंज हो रहे होते हैं, दिस चेंज फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट, ये जो लार्वा से एडल्ट में चेंज होता है इसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट मेटामॉर्फोसिस. जैसे ये स्टेजेस चेंज हो रही है, हम तो जैसे हुए हैं बस उसी वही ग्रो कर रहे हैं, बट देयर आर फ्यू ऑर्गेनिजम्स दैट चेंजेस देयर शेप, दे चेंज इन व्हाट दे लुक लाइक, सो दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन. इंसेक्ट्स के अंदर भी हार्मोन होते हैं जो इन चीजों को कंट्रोल करते हैं. फ्रॉग के अंदर इट इज कंट्रोल्ड बाय थायरॉक्सिन. फिर से सुनो, फ्रॉग के अंदर कौन कंट्रोल करता है? थायरॉक्सिन. द हार्मोन प्रोड्यूस बाय थायराइड. अब ये थायरॉक्सिन कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? थायराइड से. थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर. थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन जो है वो क्या करता है? अगर हम चाहते हैं कि थायरॉक्सिन प्रोड्यूस हो तो उसके लिए बॉडी में आयोडीन चाहिए, और इसीलिए कहा जाता है कि आयोडीन इंटेक बहुत जरूरी है, अदरवाइज ग्वाइटर हो जाता है. इफ द वाटर इज विच द tadpoles आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन, द tadpoles कैन नॉट बिकम एडल्ट. ये तो इनका केस है जिसमें हमने पढ़ा इंसेक्ट वाला. हमारी बॉडी में भी जो होता है ना, ये जरूरी होता है आयोडीन फॉर प्रोड्यूसिंग थायरॉक्सिन. तो फ्रॉग के लिए भी क्या लिखा है कि उनका जो भी चीजें होती हैं वो थायरॉक्सिन से कंट्रोल होती हैं, तो उनको बड़ा होने के लिए थायरॉक्सिन वो आयोडीन चाहिए. और पानी में अगर प्रॉपर मतलब आयोडीन नहीं है तो दिक्कत वाला काम है. ओके, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ. The physical and mental well-being of an individual is regarded as an individual health. मतलब फिजिकली भी बंदा फिट हो और मेंटली भी कोई पर्सन फिट है तो हम बोलते हैं कि हाँ ये हेल्दी है. To keep the body healthy, every human at any age need to have a balanced diet. मतलब कि बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हर ह्यूमन बीइंग को किसी भी एज में एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत है. यू ऑल नो व्हाट इज़ बैलेंस डाइट, जिसमें सब तरह के न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिलें, उसे हम बैलेंस डाइट बोलते हैं. सिर्फ चावल चावल खा लिए, दैट इज़ नॉट बैलेंस डाइट. सिर्फ आपने रोटी खा ली, दैट इज़ नॉट बैलेंस डाइट. ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिलें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, फाइबर. ठीक है. द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन. यस, पर्सनल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यस, फिजिकल एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है. During adolescence, however, these become even more essential as the body is growing. Adolescence के टाइम पे, बड़ा होने के टाइम पे, जब वो एक adolescence वाली एज आती है, ये ज़्यादा essential हो जाते हैं क्योंकि उस टाइम पे बॉडी सबसे ज़्यादा ग्रो करती है. समझ आया? नाउ, न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द एडोलेसेंस. अब हम पढ़ेंगे कैसी कैसी ज़रूरतें होती है न्यूट्रिशन की एडोलेसेंस एज में. एडोलेसेंस एक स्टेज है जब रैपिड ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है. ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलती है. हैज़ द डाइट फॉर एन एडोलेसेंस हैज़ टू बी केयरफुली प्लान्ड. तो हमारी ज़रूरत ये है कि ऐसी डाइट प्रिपेयर करें जिससे जो भी पर्सन उसको ले रहा है उसको सब कुछ मिल जाए. यू हैव ऑलरेडी लर्न वॉट अ बैलेंस डाइट इज. आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो बैलेंस डाइट क्या होती है. रिकॉल दैट अ बैलेंस डाइट मीन्स दैट द मील्स इंक्लूड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड विटामिन इन रिक्विजिट प्रोपोर्शंस. बैलेंस डाइट का मतलब क्या है कि ये सारी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट, विटामिन एंड मिनरल, ये सारी चीज़ें ढंग के प्रोपोर्शन में मिल जाएं.
Our Indian meal of roti, राइस, दाल एंड वेजिटेबल इज अ बैलेंस्ड मील. हमारी जो इंडियन मील होती है जिसमें सारी चीज़ें होती हैं वो एक बैलेंस्ड मील होती है. ठीक है, हम सब चीज़ें ले लेते हैं, दाल ले ली, थोड़े से फ्रूट्स काट के खा लिए, थोड़ा सा रोटी सब्जी ये सब खा लिया. मिल्क भी एक बैलेंस्ड फूड है अपने आप में. फ्रूट्स ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट, उससे विटामिन मिलता है, मिनरल मिलता है. इन्फेंट के लिए मदर मिल्क, जो मदर का दूध होता है वो बहुत अच्छा होता है और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. Iron build bloods and iron rich foods such as leafy vegetable, jaggery, meat, citrus, Indian gooseberry are good for adolescents. आयरन जो होता है वो खून बनाता है. और आयरन रिच फूड जो होता है जैसे कि लीफी वेजिटेबल, जो पालक हो गई, मेथी हो गई, सरसों हो गई, दीज थिंग्स आर वेरी गुड फॉर एडोलेसेंट्स. तो मतलब बेसिकली एज देखो, आप किसी भी एज में देखो ये सारी चीज़ें हमेशा अच्छी मानी जाती हैं. तो एडोलेसेंट्स के लिए इसलिए बोला है बिकॉज ग्रोथ में हेल्प होती है. अब आप लंच और डिनर का आइटम चेक करो अपनी मील में. इज द मील बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस, मतलब ये जो मील है क्या ये बैलेंस्ड है. डज इट इंक्लूड सीरियल विच गिव एनर्जी एंड मिल्क, क्या ये इसमें सीरियल्स इंक्लूडेड हैं जो हमें एनर्जी देते हैं या मिल्क देते हैं. मीट, नट्स एंड पल्सेज विच प्रोवाइड प्रोटीन फॉर ग्रोथ. ऑल्सो डज इट इंक्लूड फैट्स एंड शुगर दैट गिव एनर्जी, मतलब जो भी चीज़ें आप खा रहे हो, जो भी चीज़ें आप ले रहे हो, क्या वो हेल्दी है, क्या उससे आपको सब कुछ मिल रहा है. Chips, packed or tinned snacks, though very tasty, should never replace regular meal as they do not have adequate nutritional value. चाहे चिप्स हो गए, चाहे फास्ट फूड हो गया, वो थोड़े टाइम के लिए, टेस्ट के लिए, कभी कभार के लिए ठीक है, बट यू शुड नॉट रिप्लेस इट. मतलब उसको ऐसा नहीं कि उसको खा लिया और खाना नहीं खाया, बिकॉज एट द एंड क्या होगा, वो फायदा नहीं देगा बॉडी को. ठीक है. अब यहाँ पे एक छोटा सा वो है कि आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप बनाना है और आइटम जो आपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में खाया है अपने पहले वाले दिन वो बनाओ, और फिर उसमें से जंक फूड को आप आइडेंटिफाई करो. सेम वे में ये चार्ट और पोस्टर लगे हुए हैं, मतलब फोटोज हैं, आप चार्ट और पोस्टर बनाइए जिससे डाइट का पता चले, एडोलेसेंट डाइट का. और आप क्या कर सकते हो, क्रिएटिव आइडियाज यूज कर सकते हो, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट में जो यूज होते हैं कि ये खाओ वो खाओ. और कंपटीशन वगैरह भी कर सकते हो, इट्स अ क्लासरूम एक्टिविटी, यू कैन डू इट. ठीक है. अब पर्सनल हाइजीन पे आ जाते हैं. एवरी वन शुड हैव अ बाथ एटलीस्ट वंस एवरी डे. हर किसी को नहाना चाहिए दिन में एक बार तो ज़रूर. ज़रूरी नहीं है कि क्या क्या होता है कि जब टीनेजर्स जो होते हैं, जब वो एज हो जाती है उनकी, एज इन जब वो एडोलेसेंस हो जाते हैं, तो मतलब जो वो बढ़ रहे होते हैं तो स्वेट ग्लैंड्स बहुत एक्टिव हो जाते हैं. स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव होने का मतलब है पसीना आना. तो उससे क्या होता है, बॉडी स्मेली हो जाती है. ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन एवरी डे. बॉडी का हर पार्ट हर दिन धोया जाना चाहिए और क्लीन किया जाना चाहिए. इफ क्लीनलीनेस इज नॉट मेंटेन्ड देयर आर चांसेस ऑफ कैचिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. अगर क्लीनलीनेस नहीं रखी गई ढंग से तो बहुत चांसेस हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, मतलब जिसमें क्या होता है आपकी और बहुत सारी दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं. हाँ, और गर्ल्स को मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम पे बहुत, जब पीरियड्स हो रहे होते हैं उनको बहुत ध्यान देना चाहिए रिगार्डिंग कि वो ध्यान रखें अपनी बॉडी का, अपने क्लीन एंड हाई क्लीनलीनेस का, इन सब चीज़ों का. और उन्हें अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के मतलब डेज का आइडिया होना चाहिए कि अब मुझे डेट आ सकती है, तो मैं क्या करूँ, मैं थोड़ा ध्यान रखूँ, क्लीनलीनेस मेंटेन करूँ. ऑलवेज कैरी सैनिटरी नैपकिन्स. ठीक है. आप मार्केट से खरीद सकते हो, प्लस आप घर पे भी जो बने होते हैं अच्छे उनको यूज़ कर सकते हो, और हर 4 to 5 आवर्स में उसको चेंज कर देना चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट. नाउ फिजिकल एक्सरसाइज. वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्दी. ऑब्वियसली बात है, आप खेलोगे अच्छे से, एक्सरसाइज करोगे तो बॉडी हेल्दी रहेगी. हर यंग बॉयज को और गर्ल्स को वॉक एक्सरसाइज करना चाहिए. जैसे अगर फोन आ गया तो फोन में नहीं लगे रहना है, क्योंकि आजकल के बच्चे फोन में बहुत लगे रहते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है. यू शुड नेवर रिप्लेस दीज गेम्स विद द फोन, राइट. मतलब फोन को मत रिप्लेस करो इन चीज़ों से, वो अपनी जगह, ये अपनी जगह. ओके. अब देखो, से नो टू ड्रग्स. Adolescence is a period of much activity in the body and mind, which is a normal part of growing up. एडोलेसेंस में क्या होता है कि हमारा बॉडी और माइंड उस हिसाब से थोड़ा चेंज होता है. हम कंफ्यूज्ड और इनसिक्योर फील करते हैं, हमें अपनी चॉइसेस पे, अपने डिसीजंस पे थोड़ा सा होता है ना, हर चीज़ हम दोबारा दोबारा सोचते हैं.
और हमें कोई देखो, इफ एनीबडी सजेस्ट दैट यू विल गेट रिलीफ इफ यू टेक सम ड्रग, जस्ट से नो अनलेस प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। ड्रग्स का मतलब सिर्फ ड्रग्स ऐसे ये नहीं, मेडिसिन भी आती हैं कई तरह की। वो कह रहे हैं कि कोई आपको कहे कि आपको अगर टेंशन है या स्ट्रेस है और आप ये ड्रग्स लोगे आप बेटर हो जाओगे, तो कभी भी उस पर्सन पे बिलीव नहीं करना और कभी हाँ नहीं बोलना, कभी भी नहीं। ड्रग्स क्या होते हैं? एडिक्टिव। एडिक्टिव मतलब ये नहीं कि तुमने आज लिया और सोचा कल से नहीं लूंगा, कई बार इतना बुरा एडिक्शन हो जाता है कि फिर उसके बिना काम ही नहीं चलता, इसलिए ड्रग्स के लिए मना करते हैं। इफ यू टेक देम वंस यू फील लाइक टेकिंग देम अगेन एंड अगेन, एक बार लेने के बाद मन करता है दोबारा दोबारा लो। दे हार्म द बॉडी इन द लॉन्ग रन, क्या करते हैं वो? बॉडी को हार्म करते हैं, मतलब अगर देखा जाए तो वो ओवरऑल बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, हेल्थ को रियून करते हैं, हमारी जो पूरी हैप्पीनेस इनसाइड, मतलब आपकी हेल्थ पे अफेक्ट पड़ता है, इन चीज़ों पे फर्क पड़ता है। उसमें लिखा है कि आपने एड्स के बारे में सुना होगा, जो कि एक डेंजरस वायरस है, HIV। ठीक है, HIV एड्स, ये जो एक वायरस है ये इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो सकता है, अगर वो सिरिंजेस, जो नीडल्स होती है ना जिसके थ्रू वो लेते हैं, वो ड्रग्स लिया एक ने जो इन्फेक्टेड है एड्स से, दूसरे ने भी लिया, तो वो इन्फेक्शन फैल सकता है। और ये एक इन्फेंट से मदर में भी फैल सकता है उनके मिल्क के थ्रू। और दूसरी चीज, सेक्सुअल कांटेक्ट से, अगर एक पर्सन इन्फेक्टेड है और वो सेक्सुअल कांटेक्ट में आए किसी हेल्दी पर्सन के, तो वो आराम से फैल सकता है HIV एड्स। ठीक है, एक और चीज, अब इसमें दो छोटे छोटे आर्टिकल हैं। यू हैव लर्नड हेयर एंड फ्रॉम चैप्टर 9 द साइंटिफिक फैक्ट्स रिलेटेड टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें आइडिया है कि एक्चुअली आसपास क्या सच्चाई है, क्या मिथ है। There are many wrong notions which you should know now be able to discard as informed adolescents. Notions क्या होते हैं? कोई भी बातें जो किसी ने बना दी, ठीक है। अब कुछ चीज़ों को लेके कुछ बिलीफ हैं कि भाई ऐसा होता था या ऐसा होता है, बल्कि वो मिथ है। मिथ मतलब वो बात सच नहीं होना, बट लोगों को लगता है कि वो सच है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे मिथ और टैबूज हैं रिगार्डिंग बॉडीली चेंजेस दैट एडोलेसेंट एक्सपीरियंस। मतलब कि जो एडोलेसेंट्स जो होते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं चेंजेस को, उनके रिगार्डिंग बहुत सारे मिथ हैं। सम ऑफ दीज आर गिवन बिलो, कुछ दे रखे हैं और आप इनको क्या कर सकते हो? आर्ग्यू करके बता सकते हो कि भैया ये गलत है। नाउ, अ गर्ल बिकम प्रेग्नेंट इफ शी लुक्स एट बॉयज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मतलब लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है अगर वो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे बॉयज की तरफ देखे। कोई तुक है इस बात की? द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर चाइल्ड, जो मदर है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? अपने बच्चों के सेक्स, मतलब जो जैसे बच्चा है फॉर एग्जाम्पल, तो वो बॉय है या गर्ल है उसके लिए मम्मी रिस्पॉन्सिबल है? नो, मदर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, फादर इज रिस्पॉन्सिबल, वो हम जान चुके हैं। अ गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन द किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, वुमेन को अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो किचन में वर्क करें, बिल्कुल गलत, मतलब ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। नाउ, यू मे कम अक्रॉस मैनी अदर मिथ्स एंड टेबूज, अब जब आपको कोई ऐसी चीजें बोले, वैसे तो आजकल कम लोग बोलते हैं बट बोलते हैं, देयर आर मेनी पीपल, तो यू कैन डिस्कार्ड इट ना, कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज है, आप जानते होंगे कि हमारी कंट्री में जो लीगल एज है मैरिज की, दैट इज 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड 21 ईयर फॉर बॉयज। ये इसलिए बिकॉज टीनेज मदर आर नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली और फिजिकली फॉर मदरहुड। जो बच्चे जिनकी जल्दी शादी कर देते हैं या जो जल्दी प्रेग्नेंट हो जाते हैं, वो प्रिपेयर्ड नहीं होती, उनकी बॉडी भी प्रिपेयर्ड नहीं होती, वो खुद भी मेंटली अपना ध्यान रखने वाली स्टेज में दूसरों का ध्यान तो नहीं रख सकती ना। अर्ली मैरिज एंड मदरहुड कॉज हेल्थ प्रॉब्लम इन द मदर एंड द चाइल्ड, जल्दी शादी करना और जल्दी मतलब माँ बनना बच्चों में, और ये जो मदर में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इट ऑल्सो curtails employment opportunities for the young woman and may cause mental agony as she is not ready for responsibilities of motherhood. एक तो ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, फॉर एग्जाम्पल कोई जिस एज में उसको जॉब करनी चाहिए थी या अच्छा खासा काम करना चाहिए था, उस एज में वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उनकी जो एक होता है ना कि जिस एज में वो अर्न करती है, उस एज में वो मदर वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है। कुछ सालों बाद करती तो ठीक रहता, बट उस एज में दिक्कत वाला काम हो गया। सो दीज थिंग्स आर, यू नो, कि थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, प्लस हर चीज को समझ के करना चाहिए। और आप लोग तो जो जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं या स्कूल में हैं या जो भी आप समझ रहे हैं, तो आप लोग तो रिस्पॉन्सिबल लोग हो ही, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को समझना भी है, सिर्फ रीड करके ख़त्म नहीं करना कि चैप्टर पढ़ लिया नंबर आ गए। थोड़ा सा हर चीज़ को समझ के थॉट प्रोसेस में लाना है। तो हमने ये पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। और अब आप एक काम कर सकते हो कि एट्थ की, साइंस की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, बाकी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है, आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ एट्थ प्लेलिस्ट, एट्थ करके ऑप्शन है, वहाँ नीचे बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें जो भी चैप्टर कवर हुए हैं किसी भी सब्जेक्ट के, वो वहाँ दे रखे हैं, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।